I have two process oriented questions. तो suppose sir I am taking you back to the day आप election जीते हो, now you are going to resume office and you are like देखो ऐसा you tell your team मेरे को ना I want to solve the traffic issue, ये जो bottlenecks बनते हैं. तो what happens like procedurally, क्योंकि देखो जनता बड़ी नाइव होती है, जनता कहती है सरकार के पास तो पूरी पावर है. आपने बात करी वो 240 एकड़ जो लैंड की बात है, उसमें 37 एकड़ बचा है. अब सिटीजन थिंग्स की तो क्या है, सारी पावर तो गवर्नमेंट के पास है, वापस ले ले. तो आई एम श्योर देयर इज अ प्रोसीजरल प्रोसेस. इसीलिए तो जनता ने कांग्रेस की गवर्नमेंट को घर बिठाया 3 times in a row, क्योंकि उनके ध्यान में है कि जिस प्रकार से उन्होंने देश को चलाया है, जिस प्रकार से देश को एक प्रकार से लूटा ही है. आप सोचो ना, कोयले की खदान हो, टेलीकॉम के लाइसेंस हो, अंतरिक्ष में देवास अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट देने की बात हो, कॉमनवेल्थ गेम्स में 40,000 रुपए में टॉयलेट पेपर लाने के गुनाह हो, उन्होंने कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा है. हमको बेवकूफ समझाया सर, हमको बेवकूफ समझाया. अब नहीं समझ सकते. अब वो इस प्रकार के विवादित जब भाषण देते हैं तो जनता चौकन्ने हो गई है. आपने देखा कि लोगों को ध्यान में आ गया है कि हमने केंद्र सरकार जब चुनी जा रही थी लोकसभा चुनाव में थोड़ी कमी कर दी. कई लोग वोट डालने नहीं आए, उसके कारण कुछ प्रदेशों में हमारी सीटें कम भी हुई. लेकिन हरियाणा में आपने देखा लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद हरियाणा चुनाव में जनता उमड़ के आई और मोदी जी को आशीर्वाद दिया. भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुन के दी कि डबल इंजन की सरकार हरियाणा को सुरक्षित भी रखे, हरियाणवियों का भविष्य उज्जवल करे. और मेरा मूल परिवार पहले हरियाणा से आया है. अच्छा. और मैं मुंबई का हूँ, मेरी जन्म मुंबई में हुई है. तो मेरे लिए तो मौका है, हरियाणा के लोगों ने तो जिता दिया है. अब मैं लगाऊं कि मुंबई में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी महायुति एक भारी बहुमत से यहाँ जीतेगी. यहाँ के सब लोगों में चेतावना जग गई है, जागरूकता आ गई है कि हमने वोट डालने जाना है, कोई चूक नहीं करेगा. और इस बार मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगी. और जो 2 लाख वोट कम मिलने के कारण हमारी महाराष्ट्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही लोकसभा में, मात्र 2 लाख वोट का डिफरेंस था. महाविनाश अघाड़ी और महायुति में 2 लाख वोट का ही डिफरेंस था. उसके बदले अब 50 लाख वोट ज्यादा लेके महायुति भारी बहुमत के साथ यहाँ की सेवा में जुट जाएगी. जो ये वाला पार्ट है मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आई हैड अ क्वेश्चन प्रीवियसली. मेरे को समझना है सर कि ये प्रोसीजर कैसे होता है. लाइक आप लोगों को भेजते हो कि बॉटलनेक्स आइडेंटिफाई करो, कैसे पता लगता है क्या बॉटलनेक है? हमारे कार्यकर्ता, हमारे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, आमदार हैं, नगर सेवक हैं, ये लोगों के बीच में पूरे समय रहते हैं. मैंने स्वयं जीवन भर अपना काम झोपड़पट्टी में किया है, मेरी माँ के साथ किया. मैंने स्वयं अनुभव किया है कितनी कठिनाई का जीवन होता है. और ट्रैफिक की समस्या से हम सब जूझते हैं. मैं चुनाव के लिए भी जब आता था तो आकुर्ली में एक काम वर्षों से चल रहा था, स्लो एंड स्टडी चल रहा था, जिसके कारण घंटों ट्रैफिक जैम रहता था. चुनाव के तुरंत बाद मैं उसके पीछे लग गया. आपकी जानकारी के लिए पहले 90 डेज में 7 times I visited the site to review it with the officials. What was the bottleneck there? bottleneck was के नीचे एक अंडरपास को बड़ा करना था. वो बड़ा करने के लिए ऊपर का जो फ्लाईओवर है उसको स्ट्रेंथन करना था, जिससे नीचे के लिए एक 2 लेन रोड के बदले 4 लेन रोड बन सकती है. ठीक. उतना काम था, पर वर्षों से चल रहा था, धीमी गति से चल रहा था. मैं हाथ धो के पीछे पड़ा अधिकारियों के, मीटिंग्स बुलाई जिसमें सरकार के जितने विभाग हैं, चाहे वो मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर हो, चाहे वो MMRDA के CEO, चाहे वो म्हाडा के CEO, चाहे वो SRA के CEO, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे यहाँ के वार्ड ऑफिस के अधिकारी हो, हर विभाग को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हो, हर विभाग के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ लगातार संपर्क किया. एक्सटेंसिव मीटिंग्स की, क्षेत्र की हर समस्या के बारे में प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस निकाले. हमारे कार्यकर्ताओं ने भी निगरानी रखी काम पे, मैं भी आके मॉनिटर करता था, लोगों को जवाबदेही किया. और मुझे खुशी है बताते हुए कि 9 जून को मैंने शपथ ली और शायद 10 सितंबर मैंने कहा था 100 दिन के अंदर इसको समस्या का समाधान निकालूंगा. शायद 93rd डे पे 10 सितंबर मैंने
डेडलाइन दी थी अधिकारियों को, उन्होंने पूरी कोशिश की कहने की 7 दिन और हैं और ये बाकी है वो बाकी है। मैं 10 सितंबर को सुबह एयरपोर्ट पे लैंड करके सीधा साइट पे गया, काम देखा, मैंने गाइड किया और क्या काम कैसे स्पीड अप किया जा सकता है। 10 सितंबर की रात को 11:55 या 59 मिनट पर उसका उद्घाटन किया। कोई वेट नहीं किया, वीआईपी आएंगे, चीफ मिनिस्टर को बुलाऊं, बड़ा प्रोग्राम करूं, लोगों को जताऊं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि हम कोई फेवर कर रहे हैं जनता को, हम अपना दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। और हमने 10 सितंबर को उसको शुरू किया और 10 सितंबर के बाद आज तक आकुर्ली में ट्रैफिक जैम नहीं हुआ। और उसके 25 दिन के भीतर 6 अक्टूबर को नीचे का जो डबल होना था उस काम को भी पूरा किया, जिसके लिए पहले कह रहे थे 6 महीने 8 महीने और लगेंगे। मैं खुद गया वहाँ, मैंने सुझाव दिया कैसे किया जा सकता है। पुलिस के ट्रैफिक कमिश्नर को बुलाया, जॉइंट कमिश्नर ट्रैफिक, बताया कि भाई आप 4 घंटे 6 घंटे रात को काम करने दोगे तो कभी नहीं खत्म होगा। आप दिन भर 24 घंटे काम करने दो और 1 वे ट्रैफिक कर दो, एक तरफ चलेगा, 5 मिनट बाद वहाँ पे पुलिस रख के दूसरी तरफ का शुरू करो और दिन भर काम करने दो। हमने वो किया और 25 दिन के अंदर जो 6 महीने साल लगने वाला काम था उनके हिसाब से हमने 25 दिन में करके वहाँ का पूरी रोड डबल द ओरिजिनल साइज का उद्घाटन कर दिया। 25 दिन तक शायद थोड़ी असुविधा हुई, लेकिन 1 साल तक असुविधा से 25 दिन की असुविधा तो मैं मानता। आपने सर सोशल मीडिया और आईटी विंग भी हेड किया है ना बीजेपी का एक टाइम पे, आपको क्या लगता है, फॉर इंस्टेंस ये स्टेट इलेक्शन है, इससे पहले हरियाणा स्टेट इलेक्शन था या नेशनल इलेक्शंस थे, अब सोशल मीडिया का कितना रोल होता है इन चीजों में? हाउ इज दैट शेप्ड इलेक्शंस? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग लीडर रहे हैं। उन्होंने जब सोशल मीडिया अडॉप्ट किया तब शायद ही देश में किसी ने भी अडॉप्ट किया होगा और दुनिया में भी तब तक सोशल मीडिया की पहचान और ताकत का अनुमान किसी को था नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 के चुनाव में भी ये महसूस किया कि युवा युवतियों तक पहुंचने का साधन सोशल मीडिया है। ही इज बीन कंसिस्टेंटली द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑन सोशल मीडिया और वैसे विश्व स्तरीय भी देखें तो इज अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स ऑन सोशल मीडिया। और मेरा सौभाग्य था कि उनके नीचे मुझे सीखने को बहुत मिला। 2014 के चुनाव में जो हमारी कम्युनिकेशन और सोशल मीडिया की विंग थी उसको उसका काम संभालने का दायित्व मुझे दिया गया। मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बढ़िया ट्रेन करते हैं, इतने बढ़िया सुझाव देते हैं, आलोचना भी करेंगे पर एक पिता समान। और मैंने उनको ऑलवेज एक पिता के रूप में देखा है। मेरे पिता का देहांत 2008 में हो गया और मुझे लगता है कि उन्होंने वास्तव में वो वैक्यूम मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया। ही हैज़ गाइडेड मी थ्रू माई जर्नी, ही हैज़ गाइडेड मी कि सोशल मीडिया की भी इम्पोर्टेंस क्या है। एक प्रकार से हम मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की अगर बात करें तो ऐसा कोई मैनेजमेंट प्रिंसिपल मैंने किताबों में नहीं देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी जी जमीनी स्तर पर लागू ना करते हो और जमीनी स्तर पर लागू करके सफलता ना प्राप्त करते हो। नहीं, बट सर मेरा क्वेश्चन सोशल मीडिया, हाउ डज दैट शेप इलेक्शंस? सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ते जा रहा है, सोशल मीडिया की रीच बहुत बड़ी है, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत है। सोशल मीडिया से एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन रीच lakhs and crores of people। और मैं समझता हूँ कि हम अलग अलग चुनाव में देख रहे हैं सोशल मीडिया का प्रभाव कैसे बढ़ते जा रहा है। भारत में जो चुनाव हुआ है और आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें हम उसका प्रभाव बढ़ते हुए देखेंगे। अभी भी जो महाराष्ट्र का चुनाव है इसमें भी हमारी सोशल मीडिया विंग बहुत स्ट्रांग है। हमने हमारा एड फॉर एग्जांपल मैक्सिमम सोशल मीडिया पे चलाया है, डिजिटल प्रॉपर्टीज पर चलाया है। जो न्यूज़पेपर्स की भी डिजिटल प्रॉपर्टीज है उस पर भी आपको हमारे एड्स दिखेंगे, हमारी वीडियोस दिखेंगी। कल ही मैंने एक बहुत सुंदर वीडियो देखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के अलग अलग जो फोर्ट्स हैं उसके ऊपर एक वीडियो मैंने कल देखा, बहुत सुंदर है। अगर आप अपने भी ऑडियंस को सुनाएं दिखाएं तो मुझे पक्का विश्वास है उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आपने सर मैंने आपके आई थिंक किसी एक इंटरव्यू में सुना था कि आपकी फैमिली एक पॉलिटिकल फैमिली थी, तो दीनदयाल उपाध्याय जी भी आपके पास आया करते थे जबकि आप उस टाइम छोटे थे। आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी काफ़ी आपके रिलेशंस नज़दीकी थे।
मेरी लाइफ में मेरी पॉलिटिकल अवेयरनेस मतलब इफ आई एम 96 बॉर्न तो 2008-7 में तो मैं पॉलिटिकली अवेयर हुआ, 10-11 साल का हुआ था मैं। पर मेरे पिताजी अटल बिहारी वाजपेयी के बहुत बड़े फैन थे। मेरे पिताजी की इन्वॉल्वमेंट वहाँ से शुरू हुई। तो पापा सुनने जाया करते थे बचपन में, अपने बचपन में जब वाजपेयी जी बोला करते थे, और पापा उनकी कविताएं, मेरे पापा खुद कवि हैं तो वो उनकी कविताओं से बड़े प्रभावित थे। तो आपके व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम वाजपेयी जी, या आपकी क्या इंटरेक्शन थी? टेल मी सम स्टोरीज फ्रॉम दैट टाइम। You know, he used to come and stay at my home ever since I was born, or probably before that. Our home was like a dharamshala for the RSS and the BJP leaders who used to come from all over the country. So Atalji was a very quiet person, very personal. He was not interacting too much with everybody. Even in my own home when he was staying, वो चुपचाप रहते थे, अपने में रहते थे, भोजन किया, चले गए, मीटिंगों के लिए रात को आए, सो गए। मेरा पहला उनके साथ इंटरैक्शन या क्लोजनेस, नहीं तो नमस्ते करके खत्म हो जाता। ठीक ठीक। I must have been about 7-8 years old or thereabouts. नॉर्मली अगर आपने अटल जी के बारे में कुछ पढ़ा हो तो आपको ध्यान होगा कि वो भोजन करने के बाद दोपहर को थोड़ी देर के लिए विश्राम करते थे, जो बहुत अच्छी आदत मानी जाती है। चाहे वो 15 मिनट हो सके तो आधा पौना घंटा उनको विश्राम करने की आदत थी। तो भोजन के बाद वो अपने कमरे में विश्राम करने चले गए। मैं बहुत छोटा था, हमको आदत नहीं थी, हमारा तो स्कूल ही सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक चलता था, दोपहर को सोने की बात ही नहीं थी। और मम्मी पापा अपने कमरे में चले गए, अटल जी अपने कमरे में चले गए, और मैं अपने हॉल में, लिविंग रूम में मार्बल्स खेल रहा था। एंड आई वॉज वेरी बैड एट इट। आई कुड नेवर हिट अ मार्बल इवन 3 feet अवे। पर फिर भी अपना हॉल में बैठा हुआ, आई वॉज प्लेइंग मार्बल्स। And normally you play marbles with this finger, with the second finger. Right. So I was trying to hit a marble, failing, and sitting and doing that. Somebody taps me from behind. I look up and it's Atalji. In his dhoti, kurta, nice and pudgy. He had a father figure type thing, and he always had a twinkle in his eyes and a naughty smile on his face. He asked me to get up. He sat on that poofy, took the marble from my hand. On his knee, he put his thumb. And I remember, some memories just don't fade away. I remember he used his first finger. Right. And he hit a marble 8 feet away. And I became his fan. Something I couldn't do. He just, first shot, he hit the marble 8 feet away, and I started loving him. And from there, until he passed away, and even beyond, until today, I have idolized him. I've learned a lot from him. He was a very sensitive person, with a big heart, always cared for the common man, taught me some things which have always remained with me in my life. For example, he used to say that we have to carry the poor with us in any work that we do, because they also deserve a better life. They also don't like to live the way they are forced to live. ये इनकी मजबूरी है। ये कोई शौक से नहीं गांव में या झोपड़पट्टी में रहते हैं, ये मजबूरी है। उनको संवेदनशीलता से देखना पड़ेगा। And I think these small learnings which my late father, which Atalji, Advani ji, whose 97th birthday we celebrated yesterday, and on 25th December we'll be celebrating 100 years of Shri Atal Bihari Vajpayee ji's Jan Jayanti. So these are people who taught us values, taught us sensitivity, taught us the importance of honesty, taught us the importance of respecting the other man, taught us the importance of carrying all of society with us. अटल जी के समय मुझे याद है जब वो अध्यक्ष थे पार्टी के, उन्होंने एक नारा दिया था, सारे समाज को साथ लिए आगे है बढ़ते जाना. And this is what Prime Minister Modi, as Chief Minister of Gujarat did, as Prime Minister of India did. He has truly been
a source of inspiration for all of us. He has carried the rich legacy of Deen Dayal Upadhyay, Atal Bihari Vajpayee, Lal Krishna Advani to much greater heights. ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.